डार्क वेब या डीप वेब इंटरनेट पर एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर की तमाम बुरी और गैरकानूनी चीजें होती है। किसी अनजान व्यक्ति को सुपारी देना या और भी बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। आप कहेंगे कि यह कैसे संभव है। भले ही यह असंभव और अवैध लगता है, लेकिन कुछ पागल मनोरोगी इसके लिए कितनी भी कीमत चुकाने को तैयार है। और इस संबंध में सभी लेन देन डिजिटल मुद्रा यानी बिटकॉइन के माध्यम से किए जाते हैं। इसीलिए यह पता लगाना लगभग असंभव है कि इसे किसने और कैसे दिया। हम जो इंटरनेट देखते हैं वह केवल 2% है। वास्तविक भाग पर डीप वेब का कब्जा है। डीप वेब तक पहुंचना इतना आसान नहीं। यदि आप सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गूगल डीप वेब की वेबसाइट्स को इंडेक्स नहीं करता, जिसका अर्थ है कि डीप वेब की कोई भी वेबसाइट आपको याहू, बिंग या किसी अन्य सर्च इंजन पर नहीं मिलेगी। ऐसी वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए कुछ प्रकार के राउटर्स जैसे टॉर या ओनियन राउटर का उपयोग किया जाता है। तो ये घटना 2003-2004 की है। कॉलेज के बाद हम सभी दोस्त शाम को एक साथ इकट्ठा होते थे। ऐसे ही एक दिन बातें चल रही थी और विषय था डीप वेब के बारे में। क्योंकि दोस्तों के बीच ये पहली चर्चा थी, इसलिए इसे लेकर मेरी उत्सुकता बहुत ही बढ़ गई। मेरे उत्सुक स्वभाव के कारण ऐसा होना स्वाभाविक था। इसलिए मैंने उचित देखभाल के साथ डीप वेब तक पहुंचने का निर्णय लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंटरनेट की दुनिया में चाहे कितनी भी सावधानी बरती जाए, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस समय डायल अप इंटरनेट था, इसलिए स्पीड बहुत कम थी, यहां तक कि 2G इंटरनेट से भी कम। साथ ही उस समय गूगल वगैरह इतने पॉपुलर नहीं थे। हालांकि प्रॉक्सी सर्वर, आईपी मैन मास्किंग, घोस्ट स्क्रिप्ट जो हर 10 मिनट में आपकी आईपी को बदल देता है और आपके स्थान का पता लगाना असंभव बना देता है, जैसी कई सुरक्षा परतों के साथ मैंने 1 महीने तक डीप वेब का उपयोग किया। इन चीजों ने मुझे इंटरनेट पर अपनी पहचान छिपाने और ऐसा प्रतीत करने में मेरी सहायता की। कुछ दिनों के बाद मुझे लगने लगा जैसे मैंने इसमें महारत हासिल कर ली है और मैं कुछ भी कर सकता हूं। धीरे धीरे मैंने वो करना शुरू कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने ऐसी विचित्र और अजीब साइटों की तलाश शुरू कर दी जो किसी को नहीं मालूम हो, निसंदेह पूरी तरह से अवैध। मुझे आज भी वह दिन याद है। रात के 1 बजे मैं एक साइट पर रुका। यह साइट एक मंच था जहां विभिन्न लोग आते थे और अपने अनुभव बताया करते थे। मैंने जिज्ञासावश पढ़ना शुरू किया। इसमें DI999 नाम का एक यूजर था। जैसे जैसे मैंने उसका लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया, मेरे हाथ ठंडे होने लगे, शरीर में रोंगटे खड़े होने लगे। वह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि एक हत्यारा था। उसने लिखा था कि मैंने एक ही रात में अपने घर से 2 किलोमीटर दूर रहने वाले पूरे परिवार का सिर काट दिया और उनके छोटे बेटे का अपहरण कर मेरे घर ले आया। उसने इस घिनौने काम को बहुत ही अजीब ढंग से लिखा था। वह पेज पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह सिर्फ मजाक होगा, लेकिन जब मैं दूसरे और तीसरे पेज पर गया तो उसने इस सनसनीखेज बात को साबित करने के लिए मरे हुए लोगों की तस्वीरें लगा रखी थी। वो उस बच्चे के माता पिता थे। जब मैंने वो देखा तो मेरा सिर सुन्न हो गया और मेरे सोचने की शक्ति खत्म हो गई। कटे हुए सिरों की वो तस्वीरें, इतनी भयानक तस्वीरें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं अगले पन्ने की बातें नहीं पढ़ना चाहता था। क्या कोई आदमी इतना क्रूर हो सकता है
कोई व्यक्ति यह सब किस मनोवृत्ति से करेगा? अगले पन्ने के ऊपर उसने कई बातें लिखी थी कि वह अपहरण किए बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि वहां कई लोगों ने इन सभी बातों की सराहना की और उसका समर्थन कर रहे थे। मैंने मन में सोचा, बस इस पूरी चीज को रोकना होगा। मैंने उस अनुभव के रिस्पॉन्स के रूप में कमेंट करना शुरू कर दिया कि यह कितनी अजीब बात है, किसी को कोई फर्क कैसे नहीं पड़ रहा। मैं इस साइट के बारे में साइबर क्राइम ब्रांच को बता रहा हूं, आगे का वो देख लेंगे। यह कमेंट करने के बाद मैंने साइट से लॉग आउट कर दिया। मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया और सोने की कोशिश की। 2 घंटे बीत गए लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो पोस्ट और तस्वीरें मेरे आंखों के सामने आती रही। उनके साथ कितना गलत हुआ और अब इस लड़के के साथ जो हो रहा है, यह सब सोच सोचकर मेरा सिर सुन्न हो रहा था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि रात के 3:30 बजे अचानक किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं जल्दी से उठा और पैसेज की लाइट चालू की और दरवाजा खोलने पर देखा तो बाहर कोई नहीं था। मैं सोने के लिए वापस आया, लेकिन न जाने क्यों मैं उस साइट पर वापस जाकर देखना चाहता था कि क्या किसी ने मेरे कमेंट का उत्तर दिया है या किसी ने उसे हटा दिया है। मैंने कंप्यूटर फिर से चालू किया और साइट देखने का प्रयत्न किया, पर इस बार उस साइट पर कुछ भी नहीं था। किसी का कोई अनुभव लिखा हुआ नहीं था। मेन्यू दिख रहे थे, लेकिन हर एक पर क्लिक करने के बाद बस खाली पेजेस थे। मैंने लगभग सभी मेन्यू देखे। एक आखिरी मेन्यू बचा था। मैंने उस पर क्लिक किया और वहां केवल एक लिंक था। मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने जो देखा वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने देखा कि कुछ समय पहले उस साइट पर मेरी दरवाजा खोलकर बाहर देखने की फोटो थी और फोटो के नीचे लिखा था कि पुलिस को सूचित किया तो तू मारा जाएगा। अगले 10 मिनट तक मैं अपनी उसी फोटो को देखता रहा। वही दहशत का आलम मेरे मन में चलता रहा। मेरे मन में सैकड़ों विचार आ रहे थे कि यह कैसे संभव है। उन्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूं और कहां रहता हूं। मुझे कमेंट किए हुए केवल 3 घंटे हुए होंगे। उन्होंने मुझे इतने जल्दी ढूंढ कैसे लिया? क्या उनमें से कुछ लोग यही आसपास के होंगे? मेरे पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। उस रात मुझे असलियत में डर क्या होता है यह पता चला। इस घटना के बाद मैं 2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकला। मुझे हमेशा लग रहा था कि वो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मुझे भी उसी तरह खत्म कर देंगे जैसे उस परिवार को किया। उस घटना के बाद मैंने फिर कभी डीप वेब का उपयोग नहीं किया। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं आज भी उस बात के बारे में सोचता हूं तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह डर, वह घटना आज भी मुझे बहुत दुख पहुंचाती है। पिछले हफ्ते एक साथ 3 दिनों की छुट्टी होने के कारण हम सभी भाई बहन वाड़ा में दीदी के पुराने घर पर रहने चले गए। गांव में आबादी कम है, इसलिए माहौल काफी शांत है। वैसे हम हमेशा सामान्य व्यस्त दिनचर्या से थोड़ी राहत पाने के लिए समय निकालकर यहाँ आते हैं। हम शाम को पहुंचे। सभी बहुत उत्साहित थे, लेकिन मेरा भाई रोहित आने के बाद से बेचैन था। हम सबने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहकर बात टाल दी। उसका यह व्यवहार सभी को अजीब लगा।
क्योंकि मेरा भाई जो हमेशा उत्साहित रहता था आज बहुत शांत था। ऑफिस के गेट से उसे लेते समय मैंने इस बदलाव को नोटिस किया, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज किया। फ्रेश होने के बाद हमारी बातें शुरू हुई, लेकिन मेरा भाई अब भी उसी मूड में था। पता नहीं उसे क्या हुआ था। मैंने फिर से उसे पूछने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने कोई इच्छा न होने का संकेत देते हुए सिर्फ अपना सिर हिला दिया। रात होने वाली थी। गांव होने के कारण वाहनों का आना जाना बिल्कुल भी नहीं था। दीदी खाना बना रही थी। हम लोग बाहर बरामदे में बैठकर बातें कर रहे थे। कुछ समय के बाद दीदी ने खाना खाने के लिए हमें आवाज दी। हमने अपना भोजन समाप्त किया। मेरा भाई हमारे साथ होते हुए भी साथ नहीं होने जैसा था। खाना खाते समय सिर्फ कुछ मांगने के अलावा उसने किसी से कोई बात नहीं की। खाने के बाद हम सब रात को टहलने निकले। भाई का मन नहीं था, तो वह घर के सामने पेड़ के नीचे झूले पर बैठ गया। जब हम सब टहल रहे थे तो यह विषय सामने आया कि आखिर में इसको हुआ क्या है। मुझसे यह सवाल पूछा गया, लेकिन मुझे भी पता नहीं था, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह सका। करीब आधे घंटे बाद हम फिर घर की ओर मुड़े। हमने देखा कि भाई बिल्कुल वैसे ही बैठा कुछ सोच रहा था। अब चिंतित होना स्वाभाविक था, इसलिए मैंने जाकर पूछा, भाई क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? उसने सिर्फ मेरे तरफ देखकर नहीं कहकर सिर हिलाया। मैंने फिर कहा, चल अब कुछ सोच मत, बहुत रात हो गई है, सो जा। कल जब तेरा मूड ठीक होगा तब बात करेंगे। तू जाकर सो जा, मैं बाद में आऊंगा, भाई ने कहा। इसलिए मैं बिना कुछ कहे सोने चला गया। सुबह करीब 4 बजे किसी आहट से दीदी की नींद खुल गई। वह बिस्तर से उठी और खिड़की से बाहर देखा। बाहर देखकर वो चौंक गई। भाई वैसे ही झूले पर बैठा था सारी रात। दीदी ने हम सबको तुरंत जगाया और भाई से बात करने को कहा। हमने भाई से दोबारा पूछताछ की, लेकिन वह अब भी कुछ भी बोलने के मूड में नहीं था। हम उसे किसी तरह घर के अंदर ले आए। मैंने तय कर लिया था कि सुबह होते ही उसे घर ले जाऊंगा। शायद वह घर पहुंचकर बताएगा कि क्या हुआ है। सुबह होते ही मैं कार लेकर निकल पड़ा। हड़बड़ी में मैं पानी की बोतल लेना भूल गया, इसलिए मैंने कुछ दूरी पर एक ढाबे के पास कार रोकी और पानी लेने के लिए नीचे उतरा। बस 5 मिनट बाद मैं फिर से कार के पास आया और देखा तो क्या, भाई कार में नहीं था। मैंने जल्दी से उसे फोन लगाया, लेकिन वो नॉट रीचेबल बता रहा था। मैंने आसपास पूछताछ की, लेकिन मेरे बताए अनुसार व्यक्ति को किसी ने नहीं देखा था। तो आखिर भाई गया कहाँ? दीदी को कई बार फोन लगाया, लेकिन वह भी नहीं लग रहा था। मैं लगभग 4 घंटे तक पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा। मैंने उस जगह का कोना कोना खोज लिया, लेकिन भाई कहीं नहीं मिला। आखिरकार मैंने निराश होकर घर जाने का फैसला किया। मैंने सोचा कि मैं घर वालों को फोन करके बता दूं, लेकिन माता पिता डर जाएंगे, इसलिए मैंने घर जाकर उन्हें बताने का फैसला किया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद मैं घर पहुंच गया। घर पर कोई नहीं था। माँ शायद कहीं बाहर गई होगी। यह सोचकर माँ को फोन लगाया, लेकिन 7-8 बार फोन करने के बाद भी उसने फोन नहीं उठाया। मुझे गुस्सा आया और मैं कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। एक पल के लिए आंखें बंद हुई थी कि भागदौड़ की थकान के कारण कब नींद आ गई मुझे ही पता नहीं चला। जब मैं उठा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। माँ भाई से कुछ बात कर रही थी।
मैं जल्दी से उठा और भाई से पूछने के लिए बाहर आया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही भाई ने कहा, क्या रे, क्यों, कैसा रहा सफर? इस बार कितने मजे किए? ये सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से में कहा, भाई क्या तुझे पता है कि कल तूने पूरे दिन कैसा व्यवहार किया? एक तो पूरे दिन किसी से बात नहीं की, पूरी रात तू बाहर बैठा रहा, और अब तुझे मजाक सूझ रहा है? तूने मुझे पूरे दिन कितना परेशान किया। आज सुबह आते समय तू आधे रास्ते में कार से उतर गया। क्या तुझे कुछ लगता नहीं सब कितने परेशान थे? भाई ने कुछ देर सोचा और बोला, क्या बात कर रहा है? मैंने कल ही कहा था कि ऑफिस के काम के कारण मैं इस बार साथ नहीं आ पाऊंगा, इसलिए तुम लोग चले जाओ, और अब ये क्या बकवास कर रहा है? यह सुनते ही मैंने कहा, भाई अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हारे कारण मैं पहले बहुत परेशानी झेल चुका हूं, और बाकी सभी लोग भी कितने परेशान थे। तभी भाई ने बोला, अरे ये सब क्या बकवास कर रहा है तू? मैं ऑफिस के काम से एक साइट विजिट के लिए गया था, तो मैं वहां तुम लोगों के साथ कैसे आऊंगा? मां से पूछ ले चाहिए तो। मां ने मेरी तरफ देखा तो मां बोली, देख क्या रहा है, सही तो बोल रहा है वो। और तुझे क्या हुआ है? तू सुबह कब आया? क्या नींद पूरी नहीं हुई? अब मेरा गुस्सा खत्म हो चुका था और मैं पूरी तरह से हैरान था। कल भाई का व्यवहार, आज आते समय जो हुआ वो, ये सब क्या हो रहा है? ये कोई सपना तो नहीं था, और मैं इसका अकेला गवाह भी नहीं हूं। उसी वक्त दीदी का फोन आया। शायद तुम लोग पहुंच गए क्या, यह पूछने के लिए। मैंने फोन सीधे भाई को दे दिया। भाई ने बात करना शुरू किया और अचानक शांत हो गया। कल भाई यही घर पर था और हमारे साथ वाड़ा आया ही नहीं। फिर वह व्यक्ति कौन था जो हमारे साथ था, जो बिल्कुल मेरे सगे भाई जैसा दिख रहा था? लेकिन अब मैं ये जान गया कि वह मेरा भाई नहीं था, क्योंकि अचानक आधे रास्ते से गायब हो जाना ऐसा मेरा भाई कभी नहीं करेगा। अगले दिन दीदी और बाकी सारे भाई बहन मेरे घर आए। जो हुआ उसके बारे में बहुत चर्चा हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए मैंने आज इंटरनेट पर खोज की तो डॉपलगैंगर के बारे में पता चला। डॉपलगैंगर यानी आपके जैसे दिखने वाला दूसरा व्यक्ति जो अब जीवित नहीं है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इसके बारे में अधिक जानने और वीडियोस देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह वास्तव में मौजूद है। इमिली सेज इसका एक उदाहरण है। आप इमिली सेज डॉपलगैंगर के बारे में खोज कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।